नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इसमें हम अपने दर्शकों के कॉल लेते हैं जिनके भी कोरोना से संबंधित समस्याएं हो या वो कुछ भी जानना चाहते हो कि किस तरह की एहतियात बरते, क्या कुछ किया जाए। आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर आपके आ रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा हैं, ये एम्स में कोविड-19 का जितना भी इलाज चल रहा है उसके चीफ हैं उस डिपार्टमेंट के, और उसको यही संभाल रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर रजनीश कपूर हैं मेदांता अस्पताल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कॉलर भी जुड़ गए। सैयद करीम है हमारे साथ इस वक्त छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। करीम, अपना सवाल पूछे। जी शुक्रिया। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये नेचुरल वायरस नहीं है, आर्टिफिशियल है। ये लेबोरेटरी में किया हुआ वायरस है, क्या ये इसमें सच्चाई है डॉक्टर साहब? और मेरा दूसरा प्रश्न है डॉक्टर साहब, इस समय लोगों में गुस्सा, नर्वसनेस, प्रेम भाव की कमी देखी जा रही है, क्या ये कोविड-19 का मनोवैज्ञानिक असर है? डॉक्टर राजेश जी, तो पहला सवाल जो आपका है, इस समय पे ये कहना बहुत कठिन है कि ये लेबोरेटरी में बनाया हुआ या बायोलॉजिकल वारफेयर वाला वायरस है। ये वायरसेस वो हैं जो चमगादड़ में रहते हैं या उसके बाद कहीं, या तो जैसे पहली बार बिल्ली के थ्रू या फिर जो कैमल या ऊंट के थ्रू या इस बार सी फूड के थ्रू जो है उसका साइकिल बन गया है। नॉर्मली ये वायरसेस जो है वो जानवरों से इंसान में नहीं ट्रांसमिट होते हैं, पर जब इंसान से इंसान में ट्रांसमिट होते हैं तो खतरनाक हो जाते हैं। तो ये कहना कठिन है। ये एक वैरायटी है ऐसे वायरस की जिसको हम पहले से जानते हैं, जो सार्स और मर्स करके पहले दो ऐसी छोटे लेवल की महामारी को कर चुका है। जहां तक आपका सवाल है मनोवैज्ञानिक प्रभाव के, तो देखिए ऐसा है कि ये बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल समय है। इसमें बहुत सारे जो लोगों को मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहे हैं, वो नौकरी जाने से, अपना जो है वो पैसे ना होने से, और घर में लॉकडाउन होने से ये भी देखा गया कि पति पत्नी के झगड़े, क्योंकि हर कोई मुश्किल में है, तो ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव उसके निश्चित ही हैं। और इसके लिए हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें ऐसे में ब्रेकडाउन नहीं हो। बिल्कुल, और यही वजह है कि हम अगर अपने अपनों के साथ है तो उनका ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगले कॉलर हमारे साथ गुड़गांव से अभिषेक जुड़ गए। पूछें अपना सवाल। मैम, मुझे ये पूछना है कि ये जो कोरोना वायरस के वैक्सीन डेवलपमेंट में है कई सारे, इनको कितना वक्त लगेगा डेवलप होने में, और इसमें क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस प्रोसेस में? जी, डॉक्टर रजनीश। सो आई थिंक सब लोग, जैसे डॉक्टर राजेश ने भी बोला, एक बहुत टफ टाइम है और इस टफ टाइम से निकलने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, जिसमें वैक्सीन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट है, एक बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है। बट हमें ये समझना पड़ेगा, जब भी वैक्सीन का डेवलपमेंट होता है उसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज अटैच होती हैं। ये एक नया दवा है, नया चीज़ होगा जो इसको सॉल्व करने के लिए, इस वायरस को इरेज करने के लिए यूज होगा। बट होता क्या है, इसकी फेज स्टडीज करनी पड़ती हैं। तो एक ये कोरोना वायरस इज अनप्रेसिडेंटेड इन्फेक्शन, पहली बार हुआ है, उसके एंटीजेंस पहली बार ही एक्सपोज हुए हैं ह्यूमंस में। तो उसके लिए जो वैक्सीन तैयार होगा वो पहले फेज 0 स्टडीज में जाता है। फेज 0 का मायने होता है ये कुछ 15-20 हेल्दी वॉलंटियर्स पे चेक होता है इसकी सेफ्टी के लिए। इसका मिनिस्क्यूल डोज दिया जाता है हेल्दी वॉलंटियर्स को, ताकि इसका सेफ्टी का जजमेंट हो पाए। फिर ये फेज 1 स्टडीज में जाता है, जिसमें करीब 80 से 100 इंडिविजुअल्स, पेशेंट्स, यहाँ पे अब फेज 1 में पेशेंट्स को दिया जाता है इसकी सेफ्टी और डोजिंग रेजिमेंट को डिसाइड करने के लिए। देन कम्स द फेज 3 स्टडीज, जिसमें ऑलमोस्ट 3000 से 5000 पेशेंट्स को ये वैक्सीन टेस्ट किया जाता है, और ये रैंडमाइज स्टडी होना चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड एक बन गया दवा देने का वर्सेस ये वैक्सीन, तो दोनों को रैंडमाइज स्टडी के ऊपर टेस्ट किया जाता है, और इसका रिजल्ट आने में कम से कम 6 months to 1 year, 1 साल तक लग जाता है। बिकॉज इट्स अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन और एक बहुत बड़ा डिजास्टर है मैनकाइंड के लिए। तो इसमें थोड़ा जल्दबाजी किया जाए तो भी 6-8 महीना से पहले वैक्सीन का तैयार होना
उचित या संभव नहीं लगता, तो इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा। इसका मतलब यही है डॉक्टर साहब कि अभी हमें इंतजार करना होगा और जितनी ज्यादा हम एहतियात के जरिए खुद का बचाव कर सके वही करना होगा। नासिक से हमारे साथ संजय जुड़ गए। संजय, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि WHO ने कहा है कि हम प्लाज्मा थेरेपी रिकमेंड नहीं करते, पर फिर भी हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका कोई उल्टा असर तो नहीं होगा? डॉक्टर राजेश। हाँ, तो आप ऐसा है, इसी से पता लगता है कि अभी हम अंधेरे में हैं। अभी हमें बहुत रास्ता तय करना है, चाहे वो दवा हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे प्लाज्मा थेरेपी हो। तो एक बात ये कही जा रही है कि एक ऐसे में महामारी में जब किसी बीमारी का इलाज नहीं होता तो लोग अंधेरे में एक आशा की किरण ढूंढते हैं। तो ऐसे में ऐसा ना हो जाए कि कोई ऐसी ट्रीटमेंट लोग बहुत बड़े स्केल पे ट्राई करें जिससे कि कुछ नुकसान हो जाए। ये बात वैक्सीन पे भी लागू होती है। तो जब तक किसी भी इंटरवेंशन की या ट्रीटमेंट की हम बिल्कुल सेफ्टी नहीं एस्टैब्लिश कर लेते, तब तक उसको कहना मुश्किल है। तो अब जो ये प्लाज्मा थेरेपी की बात है, इसमें अभी हमारे सामने बहुत से प्रश्न हैं कि हमें अभी ये मालूम नहीं है कि किस टाइम पे अलग अलग लोगों में ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। क्या ये हर एक में डेवलप होती है? क्या ये हर एक में इक्वल अमाउंट में होती है? तो अगर आप मेरा प्लाज्मा ले रहे हैं तो ये किस दिन लिया जाए कि उसमें मैक्सिमम रिस्पांस हो? क्या ये सीरियस पेशेंट में ज्यादा काम करेगा कि माइल्ड में ज्यादा काम करेगा? तो ये बहुत सारे सवाल है जिनकी वजह से अभी प्लाज्मा थेरेपी को एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट नहीं कहा जा सकता। जब तक हमें इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक इसको एक्सपेरिमेंटल थेरेपी किया जाता है। लेकिन जहां तक नुकसान का होने का सवाल है, उसमें ज्यादातर कोशिश यही रहती है कि सब मैच करके, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी बीमारी में ट्राई की जा रही है, तो उसके जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं वो हैं, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस अभी कोरोना वायरस में कहना मुश्किल है। जी, हमारे साथ उज्जैन से जुड़े हैं अगले कॉलर RS चौहान। जी चौहान साहब, अपना सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा सवाल ये है, ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर वर्ग लगभग सभी अपने ग्रामों में अपने घर पहुंच रहे और अधिकांश पहुंच भी चुके हैं और गांव में कोरोना को फैलने से हर हालत में रोकना है। ऐसे में कोरोना बचाव के 3 महामंत्र डॉक्टर रेहान साहब ने बताए थे, हैंड क्लीनिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। अब प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी का बेहद अभाव रहता है, गांव में सैनिटाइजर का लगभग अभाव ही समझे, जिस कारण से हैंड क्लीनिंग का क्या कोई और विकल्प हो सकता है? डॉक्टर रजनीश। या थोड़ा आवाज में प्रॉब्लम था, तो क्या डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, कुछ लोगों के पास सैनिटाइजर्स नहीं है या कुछ के पास अगर साबुन की भी दिक्कत है, तो हाथ धोने के लिए या अच्छे से सफाई रखने के लिए और क्या विकल्प हो सकता है? हाँ, तो ये एक चैलेंज है। जो अभी जो सिटीज हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड है, वहां पे कोरोना का ज्यादा प्रभाव है। अब जैसे जैसे माइग्रेंट्स गांव की तरफ मूव होंगे, ये कोरोना का इन्फेक्शन वहां भी ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस चैलेंज को जो दूर करने का या इसे बचने का उपाय टाइम टेस्टेड जो अभी तक हम बात करते आ रहे हैं वही है सोशल डिस्टेंसिंग और क्लीनलीनेस को पूरा मेंटेन करना। अगर सैनिटाइजर्स वहां नहीं है, मुझे नहीं लगता साबुन या सोप का अवेलेबिलिटी गांव में नहीं होता, वो होता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग को आगे बढ़ाते हुए अगर किसी भी जगह पे कोई इंसान बाहर निकलता है, दुकान पे जाता है, कहीं भी वो टच करता है, तो जैसे भी उस टच के बाद उसको सोप से 15 सेकंड के लिए मिनिमम अपना हाथ और एक्सपोज एरियाज को साफ करना है, धोना है अच्छे से। तो मुझे आई थिंक सोप अवेलेबिलिटी शुड नॉट बी अ इशू इन विलेजेस। तो ये चीजें जो हम बात करते रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, मास्क पहनना जरूरी है, और अगर सैनिटाइजर नहीं है तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, साबुन से 15 से 20 सेकेंड हर एक्सपोजर के बाद, हर बाहर निकलने के बाद, हर चीज को टच करने के बाद हाथ बार बार धोना है। बिल्कुल, और ये बात शुरुआत से ही कही जा रही है, अपने हाथों की सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और उम्मीद है कि तमाम लोग जो हैं अब इस चीज़ का पालन भी कर रहे होंगे। हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हैं अगले कॉलर आबिद। आबिद, अपना सवाल पूछे। जी मैडम, एक्चुअली ये 4 जो ड्रग्स है, एक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और रेमडेसिविर और तीसरा है लोपिनाविर और रिटोनाविर, क्या ये चारों ड्रग्स का एक साथ यूज करके इसको क्योर कर सकते हैं कोविड-19 से? डॉक्टर राजेश। तो ऐसा है कि ये जो दवाइयां हैं ये पहले वायरल इन्फेक्शंस पे जो RNA वायरस है जैसे HIV है, इनमें इस्तेमाल की गई हैं, लेकिन ये कारगर अभी
कोरोना में है इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया है। और इस तरह से जो जिसको हम कह रहे हैं ना कि डेस्परेट होके या एकदम बदहवास होके बहुत सी दवाइयाँ इकट्ठे खाने से कोई लाभ नहीं है। हमको ये याद रखना है कि हर दवाई को एक बीमारी में इस्तेमाल करने का एक प्रोटोकॉल होता है। उसमें वो दवाई, जैसे अभी डॉक्टर राजेश ने बताया कि वैक्सीन में है, उसी तरह से दवाई कुछ रोगियों में पहले टेस्ट की जाती है और ये देखा जाता है कि इसमें इफेक्टिव है। जहां तक हाइड्रोक्लोरोक्विन का सवाल है, उसके बहुत अभी मिले जुले रिजल्ट हैं। अभी ज्यादातर उसका इस्तेमाल जो है और प्रिवेंशन में जो लोग हेल्थ केयर वर्कर हैं जो कि लगातार कोविड वाले पेशेंट्स के संपर्क में आ रहे हैं, उनके लिए बताया गया है कि ऐसा कुछ थोड़ा ऐसा प्रमाण है कि उनमें शायद थोड़ा सा इसको प्रोटेक्शन दे सके। बाकी दवाइयों के लिए थोड़ा धैर्य रखना होगा जब तक कि हमारे रिसर्चर्स जो है इसको एस्टैब्लिश नहीं कर लेते कि इसमें कौन सी दवाई और कौन कौन सी दवाई किस किस मात्रा में अकेले या कॉम्बिनेशन में देनी है। बिल्कुल। तो जिस तरह से हमारे दोनों डॉक्टर्स बार बार ये कह रहे हैं कि जैसे कि सड़कों पर भी बोर्ड लगे होते हैं गाड़ियों के चलाने को लेकर कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो ये भी कुछ वैसा ही है कि अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा सावधानी आपको बरतनी है और उसी के चलते आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कुछ और कॉलर्स को भी लेंगे। तो इस खास शो में हम ब्रेक के बाद भी हाजिर हैं और हमारे साथ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा एम्स अस्पताल के इस वक्त मौजूद हैं, जो लगातार कोविड के जो मामले हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर WHO की तरफ से जो एक नई बात निकल कर आई है, नया बयान निकल कर आया है, वो कहीं ना कहीं चिंता में डाल रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अब शायद ही कभी कोरोना जो है वो खत्म होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जिस तरह से HIV की तरह ये वायरस भी शायद कभी खत्म ना हो, और ये भी उदाहरण दिया गया कि जैसे मीजल्स का, खसरे का भी वैक्सीन है लेकिन वो भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो क्या ये बात कहीं ना कहीं आप लोगों की भी चिंता बढ़ाती है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि ये जो कोविड वायरस है ये बहुत ही स्मार्ट वायरस है। अब आप जानते होंगे कि जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा वायरस जो है थोड़े थोड़े समय में अपना रूप बदल लेता है। जब ये वायरस हमारे शरीर में जाता है तो इसको एक दुश्मन की तरह देख के हमारी बॉडी की जो डिफेंस है, जो सुरक्षा प्रणाली है, इसके ऊपर हमला करके इसको खत्म कर देती है। तो ये अपने आप को ऐसे छुपा लेता है कि इसको हमारी सेल के अंदर जाके छुप जाता है, तो ये दिखता नहीं है। तो जब हम इसकी वैक्सीन बनाते हैं वो थोड़ा सा भी अपने रूप में शरीर में परिवर्तन करके फिर हमारे से छुपने की क्षमता रखता है। तो ये पोलियो नहीं है जिसमें हमने एक बार पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया तो वो सब जो है इम्यून हो गए। ये ऐसी आशंका है कि अगर हम इसकी वैक्सीन भी बना लेंगे तो कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी रूप में फिर निकल के आ सकता है। जी, इसके साथ ही रहने की आदत हमें डालनी होगी, यही बात अब बार बार कही जा रही है। आदर्श चौधरी है हमारे साथ आगरा से। आदर्श, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि आगरा में जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है तो उसके बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर लिखा आता है कि सेल्फ सिम्टोमेटिक, यानी पहले संक्रमण में लिखा आता था कि किसी से टच होने पर हुआ या संक्रमण में आने से हुआ, और अब आता है कि सेल्फ सिम्टोमेटिक हो गया। तो सेल्फ सिम्टोमेटिक के लिए क्या बचाव है या वही 22 मार्च के बाद जो दिशा निर्देश या बचाव कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें फॉलो करना है? ये मेरा विषय है। जी डॉक्टर राजेश। तो ऐसा है कि जो अभी जो हमारे सामने बात आई है कि बहुत से 70% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन पे ये कोरोना का संक्रमण हुआ और वो जो है कोई भी उनको सिम्टम नहीं हुआ या एसिम्प्टोमेटिक हो गए। मतलब ये कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया, आप पोटेंशियली दूसरे आदमी को इन्फेक्ट कर सकते हैं लेकिन आपके शरीर में उसके कोई भी चिन्ह नहीं आए। तो उसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो इन सब बात का निष्कर्ष है और जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन सब चीज पे लागू होती है कि जब आप बाहर जाएं तो ये सोचे कि हर व्यक्ति आपके पास संक्रमित है, क्योंकि हो सकता है वो एसिम्प्टोमेटिक हो, उसे कोई बीमारी ना हो। तो अपने आप को ऐसे बचाना है जैसे आपके आसपास हर व्यक्ति संक्रमित है। जिस तरह से कहा जाता है कि सड़क पे आप गाड़ी चलाते समय ये सोचे कि सब लोग जो है आप ही को टकराव करने की कोशिश करेंगे और आपको बच के चलना है।
दूसरा, इसमें आपको यह एज्यूम करना है कि आप संक्रमित हैं और दूसरों को आपसे हो सकता है, चाहे वो आपके परिवार वाले हैं, चाहे आपके सहयोगी हैं। तो आप ये दो बातें ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि हर समय, चाहे आपको इन्फेक्शन है या नहीं है, या आप ऐसे व्यक्ति के पास है जिसको बुखार जुकाम है कि नहीं है, या वो एसिम्प्टोमेटिक है, ये सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन आपको हर समय करके रखना। बिल्कुल। हरप्रीत सिंह है हमारे साथ दिल्ली से। जी हरप्रीत, सवाल पूछे। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। हेलो। जी जी पूछिए सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोरोना फैलता है जिंदा आदमी से कि उसके ड्रॉपलेट से, लेकिन फिर डेड बॉडी को हाथ लगाने क्यों नहीं दे रहे? उससे तो नहीं फैल सकता, और अगर फैलता है तो ये छूत की बीमारी हुई ना, तो इसको आप गवर्नमेंट खुल के क्यों नहीं बता रही? डॉक्टर रजनीश। देखिए, ये तो हमारे पास पूरा एविडेंस है, ये एयर ड्रॉपलेट से और यहाँ टच करने से, जो सरफेस में वायरस पहुंच गया उसको टच करने से फैलता है। बट क्या है, डेड बॉडी से भी एक एविडेंस सामने आ रहा है। ये डेड बॉडीज में जो कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, होता क्या है, जब किसी कोई मोर्टेलिटी हुआ, कोई डेथ हुआ किसी इंडिविजुअल का जो कोरोना से इन्फेक्टेड है, तो वायरस उसमें कुछ समय तक अलाइव रहेगा। तो जो उसको, उस डेड बॉडी को टेक्नीशियंस या जो मॉर्चुरी में लेके जा रहे हैं, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो उसको, उसके संपर्क में है उस डेड बॉडी के, उनको वो वायरस इन्फेक्ट कर सकता है कुछ समय तक। सो दैट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग एज वी डिस्कस, दैट वायरस कुछ सरफेस पे जिंदा रहता है कुछ घंटे के लिए। 3 आवर्स टू 24 आवर्स का एक वेरिएबल पीरियड है। सो एक दिन तक ये पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फेक्ट कर सकता है। सो आपका दूसरा पहलू था भी ये छूत की बीमारी हुई। सो यस, इट इज अ इन्फेक्शियस डिजीज, इट इज स्प्रेडिंग इन द सोसाइटी बिकॉज एनीबडी हु इज इन्फेक्टेड, जिसको भी ये इन्फेक्शन है, वो ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों में दे रहा है, तो ये इन्फेक्टिव है। तो इसमें तो कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं है भी। डॉक्टर रजनीश, थोड़ी सी वक्त की यहाँ पर कमी है, लेकिन डॉक्टर रजनीश, डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और जिस तरह से डॉक्टर राजेश ने कहा कि हमें ये मानकर चलना चाहिए कि बाहर हम जिससे भी मिल रहे हैं उन सबको अगर कोरोना है तो हम किस तरह से अपना बचाव करेंगे और उसी तरह से अपना बचाव करना है। नमस्कार।